चंदा की चीखें, उसकी ममता सब बेकार साबित हो रही थी। नंदू अपने क्रोध और जिद के आगे सब भूल चुका था। नंदू, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। नंदू, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ, मत ले जाओ उन्हें। क्रोध और अज्ञान के कारण नंदू ने ऐसा कदम उठाया। Personal use tips the balance in favor of fair use. नंदू अपने खेतों में कड़ी मेहनत से काम कर रहा था। तभी गांव की आरती चाची, जो हर किसी के सुख दुख की साथी थी, दौड़ते हुए उसके पास आती है। नंदू, नंदू, बधाई हो, तुम्हारी चंदा ने 2 सुंदरी पुत्रियों को जन्म दिया है। घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। लेकिन आरती चाची की खुशी नंदू के कानों में जैसे आग की तरह जल उठी। क्या फिर से पुत्री? अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पुत्री ही नहीं पुत्र चाहिए। ये क्या हो गया? अरे नंदू, संतान तो ईश्वर की देन होती है और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हें तो बस मुझे उपदेश मत दो, मैं खुद देखता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। नंदू आरती चाची की एक भी बात सुने बिना गुस्से में अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर में चंदा अपनी दोनों नन्ही बेटियों को ममता भरी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर माँ बनने की खुशी साफ झलक रही थी। तुम दोनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी सुख हो, मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ। लेकिन तभी नंदू तूफान की तरह घर में दाखिल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आंख थी। चंदा, अरे ओ चंदा, मैंने कहा था ना कि मुझे केवल पुत्र चाहिए, पुत्र। क्या सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? ये पुत्री मुझे नहीं चाहिए, नहीं समझी क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो नंदू? पुत्र हो या पुत्री, ये सब भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा? अरे मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्र। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्या करूँगा मैं इन बेटियों को? बोलो, ये सिवाय बोझ के अलावा कुछ मेरे काम नहीं आ सकती, समझी? नंदू के शब्द चंदा के दिल को चीर रहे थे, लेकिन नंदू का क्रोध उसके विवेक पर भारी पड़ रहा था। इन दोनों का स्थान यहाँ नहीं, कूड़े के ढेर पर है, समझी? ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। लेकिन नंदू ने उसकी एक ना सुनी। उसके दोनों नन्ही बच्चियों को उठाया और चंदा की रोती बिलखती आवाज को अनसुना कर घर से बाहर निकल गया। चंदा की चीखें, उसकी ममता सब बेकार साबित हो रही थी। नंदू अपने क्रोध और जिद के आगे सब भूल चुका था। नंदू, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। नंदू, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ, मत ले जाओ उन्हें। क्रोध और अज्ञान के कारण नंदू ने ऐसा कदम उठाया जो न केवल उसके लिए बल्कि मासूम बच्चियों के लिए भी घातक साबित हो सकता था। लेकिन नियति की लकीरें अक्सर इंसानी फैसलों से बड़ी होती है। गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर नंदू अपनी मासूम बेटियों को लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में कठोरता। मैंने कहा था मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। नंदू ने अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और भारी कदमों से चला गया। कुछ देर बाद शिवनगर के निवासी रामू और उसकी पत्नी पूजा लकड़ियों की खोज में उसी रास्ते से गुजरते हैं। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। रामू, रामू, यहाँ ये देखो, क्या है ये? अरे यहाँ तो 2 छोटी बच्चियां हैं। पूजा का दिल दहल उठा और वो दौड़कर बच्चियों के पास गई। कैसा जमाना आ गया है, लोग अपनी बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं।
अरे ये तो घर की लक्ष्मी होती है। अरे राम 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 राम, मुझे तो इन बच्चियों को देखकर बेचारियों पर बहुत तरस आ रहा है। देखो कैसे चिल्ला रही हैं। अरे रे रे रे, पता नहीं किस निर्दयी ने इन्हें यहाँ छोड़ दिया होगा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। पूजा का दिल पिघल चुका था। उसकी ममता इन मासूम बच्चियों के लिए उमड़ पड़ी। सुनो, हमारे विवाह को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इन दोनों को अपना ले। पूजा, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों की भला परवरिश कैसे कर पाऊंगा मैं। गरीब है तो क्या हुआ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन्हें बचाएं। हाँ ठीक है, पर हम दोनों को नहीं पाल सकते हैं। तुम चाहो तो एक को उठा लो, ठीक है। तो दूसरी बच्ची का क्या होगा रामू, उसे कौन अपनाएगा। अरे भाग्यवान, भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो कोई ना कोई इसे भी बचा ही लेगा। तुम इतना मत सोचो। रामू ने एक बच्ची को उठा लिया और उसे पूजा के हाथों में थमा दिया। पूजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ चलो, इसे घर ले चलते हैं। चलो भाग्यवान। हाँ, आज से इसका नाम लक्ष्मी होगा। ये मेरी बेटी है, मेरी लक्ष्मी। कुछ देर बाद उसी रास्ते से शिवनगर के प्रतिष्ठित जमींदार और उनकी पत्नी दिव्या गुजरते हैं। उनकी भव्य सवारी और वैभव दूर से ही पहचान में आती है। जमींदार जी देखिए, वहाँ कूड़े के ढेर में ये बच्ची। दिव्या ने उस नवजात बच्ची को देखा जो अभी कूड़े के बीच किसी चमत्कार से जीवित थी। उसका दिल दहल गया। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है। ये कैसी निर्दयता है। अरे अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लोग हैं इस दुनिया में। जमींदार जी, हमारे विवाह को कितने साल हो चुके हैं। भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इस बच्ची को अपना ले और अपनी बेटी बना ले। दिव्या की ममता की पुकार सुनकर जमींदार का क्रोध शांत हो गया। उसकी होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, तुम सही कह रही हो दिव्या, इस बच्ची को हम अपना लेंगे। चलो। समय बीतता गया और नियति ने लक्ष्मी और मधु के जीवन की राहें तय कर दी। लक्ष्मी, जिसने अपनी जिंदगी एक गरीब लकड़हारा रामू और उसकी पत्नी पूजा के साथ बिताई, जहां हर दिन संघर्ष और मेहनत का सामना करना पड़ा, लेकिन पूजा की ममता ने लक्ष्मी के दिल में संस्कार और सच्चाई का बीज बोया। दूसरी ओर मधु ने जमींदार और दिव्या के भव्य महल में अपनी जिंदगी गुजारी। धन, ऐश्वर्य और हर सुविधा उसके कदमों में थी, लेकिन वो ये सब पाकर भी दिल से सादगी और प्यार को तरसती रही। 20 साल बाद समय के चक्र ने लक्ष्मी और मधु को 20 वर्षों में युवतियों में बदल दिया, लेकिन दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मी सुंदर और एक समझदार युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में संघर्ष से अनुभवों की चमक थी और दिल में अपने माता पिता के लिए सम्मान था। वो खेतों में काम करती है, अपने गरीब परिवार का सहारा बनती है। मधु अपनी सुंदरता और अपने सौंदर्य के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी चाल में गर्वता और उसकी आंखों में एक अनजान तलाश। जमींदार और दिव्या उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों बहन, जो कि एक ही रक्त से थी, अब 2 अलग अलग दुनिया के हिस्से बन गई थी। लेकिन नियति ने उनकी कहानी को अभी खत्म नहीं किया था। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी से मधु के भविष्य पर बात कर रहा था। अरे दिव्या,
अरे ओ दिव्या अरे अब हमारी बिटिया मधु अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसकी शादी की तैयारी करनी चाहिए। उसे समझा दो कि अब जंगल में घूमने फिरने की आदत छोड़ दे, है ना? ठीक कहते हो, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन हमारी बेटी इतनी भाग्यशाली है, उसका जीवन किसी राजकुमारी जैसा है। उसका वर भी ऐसा ही होना चाहिए जी। इस बीच मधु वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में जंगल की चमक और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। अरे बेटा मधु, ओ मधु, क्यों? कहाँ से आ रही हो? क्या तुम फिर से जंगल में घूमने गई थी क्या बेटी? हाँ बाबा, वहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत भाती है। जमींदार कुछ कहने वाला ही था कि अचानक घोड़े की टांगों की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार वहां आ पहुंचा। जमींदार साहब प्रणाम प्रणाम। मैं राजकुमार विक्रम हूँ, शिवनगर राज्य के राजा आदित्य के बड़ा पुत्र। जमींदार ने विक्रम को देखते ही पहचान लिया। मैं कुछ दिनों से आपकी पुत्री मधु को देख रहा हूँ। वो मुझे बहुत भा गई है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बने। राजकुमार की बात सुनकर जमींदार और उसकी पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। राजकुमार, भला इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरी बेटी एक राजकुमार की पत्नी बने। मैं तो इसे विवाह के लिए अपनी सहमति देता हूँ। कुछ दिनों में राजकुमार विक्रम और मधु का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे नगर में इस विवाह का चर्चा होने लगा। जमींदार और उसकी पत्नी के लिए ये गर्व का क्षण था। मधु जो कभी कूड़े के ढेर पर मिली थी, उसका जीवन ऐश्वर्य और वैभव से भर गया। मधु जो सादगी और मासूम की मूरत थी। राजकुमार विक्रम की पत्नी बनने के बाद अहंकारी और घमंडी हो गई। उसका हर आदेश कानून बन चुका था। महल में ऐश्वर्य और वैभव के बीच भी मधु को संतुष्टि नहीं थी। उसे अपनी राजसी जीवन को और बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन मधु राजमहल के आलीशान कक्ष में बैठी हुई थी। तभी राजकुमार विक्रम धीरे से कमरे में दाखिल हुए। मधु, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद विक्रम, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है मधु, बोलो। मुझे एक दासी की आवश्यकता है। एक ऐसी दासी जो सिर्फ मेरी ही सेवा करे, जो मेरी बातों को बिना किसी सवाल के माने। अच्छा, मगर महल में तो पहले से ही बहुत सी दासियां हैं। मुझे कोई पुरानी दासियां नहीं चाहिए। मुझे अपनी ही उम्र की एक सुंदर दासी चाहिए, जो मेरी नौकरानी बनकर मेरी हर बात माने। ये ठीक नहीं लगता मधु। समझो, हम सबका सम्मान करना चाहिए। ये उचित बात तो नहीं है। तुम तो बस सिर्फ अपनी ही बात करते हो। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। राजकुमार विक्रम चुप होकर सोच में पड़ गया। अगले दिन राजकुमार विक्रम मंत्री के कक्ष में जाकर बोला, मंत्री जी, मधु को एक दासी की आवश्यकता है। हाँ हाँ राजकुमार, क्या है ना कि राज्य की एक सोनपुर गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा है। मैं जानता हूँ, वो बहुत गरीब है बेचारा। उसकी एक बेटी है जिसका नाम लक्ष्मी है। वो राजकुमारी मधु के लिए एक आदर्श दासी बनकर रह सकती है। ओह, तुम सही कह रहे हो मंत्री। अगर लक्ष्मी की मदद से मधु खुश हो सकती है तो मुझे ये कदम उठाना चाहिए, ठीक है? राजकुमार, मैं आपको उस लकड़हारे के पास लेकर चलता हूँ। मंत्री राजकुमार विक्रम को लेकर रामू के घर पहुंच गया। रामू की छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर सी लड़की एक बकरी का दूध निकाल रही थी।
उसकी सुंदरता और सरलता से मंत्रमुग्ध होकर राजकुमार विक्रम उसे ध्यान से देखने लगा। ओह, ये तो बहुत सुंदर लड़की है। महाराज, ये लक्ष्मी है। हमें मधु के लिए एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी बेटी लक्ष्मी को हमारी सेवा में भेजोगे? रामू सोचने विचारने में डूब गया। पिताजी, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं महल में जाकर काम कर सकती हूँ तो हमारी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। पर बेटी, तुम किसी और की दासी कैसे बन सकती हो? पिताजी, अगर ये हमारा भाग्य है तो हमें इसका स्वीकार करना चाहिए। रामू, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल महल में बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। इसके अलावा उसे बहुत अधिक धन भी दिया जाएगा। तुम इतना मत सोचो, बहुत खुश रहेगी वो, ठीक है? ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। अगर ये हमारी किस्मत है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। कोई समस्या नहीं है, ठीक है? राजकुमार विक्रम लक्ष्मी को लेकर महल वापस गया। एक दिन लक्ष्मी राजकुमार मधु की दासी बनकर महल में काम कर रही थी। मधु बगीचे में बैठी थी। तभी राजकुमार वहां आकर बोला, मधु, ओ मधु, तुम नहीं जानती मधु, लक्ष्मी कितनी सुंदर और सादगी वाली लड़की है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी उससे कुछ सीखो, कुछ गुण सीखो, ठीक है? क्या सुंदरता, क्या नजाकत, और क्या कहें। हाँ। क्या तुम मेरी दासी की तारीफ कर रहे हो? अरे मधु, मैं तो लक्ष्मी की सुंदरता और विनम्रता की बात कर रहा हूँ। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। विक्रम, तुम मेरी दासी की तारीफ क्यों कर रहे हो? राजकुमार विक्रम कुछ कहता है, लेकिन मधु गुस्से में बगीचे से बाहर निकल गई और अपने कक्ष में बत्तियां बुझाकर बैठ गई। उसका मन लक्ष्मी के प्रति जलन से भरा हुआ था। विक्रम मधु के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा। मधु राजकुमार विक्रम की ओर देखकर बोली, विक्रम, मुझे लक्ष्मी को महल से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और वो यहाँ हमारी मदद से रह रही है। तुम तो हमेशा उसी का पक्ष लेते हो। कहीं तुम उससे ज्यादा लगाव तो नहीं रखते हो? मधु, तुम ऐसा बातें क्यों कर रही हो? लक्ष्मी मेरे लिए सिर्फ एक मददगार है और कुछ भी नहीं। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए सोचना भी बेकार है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मगर मधु के मन में शक का कीड़ा बैठ चुका था। वो सोच रही थी कि कहीं राजकुमार विक्रम लक्ष्मी से तो नहीं प्रभावित हो गया, और धीरे धीरे करके मधु के मन में ये शक और जलन बढ़ती चली गई। वो हर दिन लक्ष्मी को घूर कर देखने लगी और अब उसकी हर बातों पर ध्यान देने लगी। एक दिन वो सोचती है कि राजकुमार विक्रम कहीं लक्ष्मी से प्यार तो नहीं करने लगा। अगर वो लक्ष्मी से ज्यादा प्रभावित हो गया तो वो मुझे छोड़कर उसे ही पसंद ना करने लगे। मधु के जलन और संदेह की भावना उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वहीं मधु के दिल में लक्ष्मी के लिए जलन और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वो उसे हर पल ताने देती और अपमानित करने लगती। एक दिन मधु कक्ष में बैठी हुई थी। तभी लक्ष्मी हाथ में पानी का जग लेकर अंदर आ गई। राजकुमारी, पानी पी लीजिए। पानी लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें काम करने के अलावा और कुछ दिखता नहीं? मैं जानती हूँ राजकुमारी, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता थी, इसीलिए लाई हूँ। पानी की आवश्यकता थी? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे किसी काम की मोहताज हूँ? तुम जब से मेरे महल में आई हो तब से मेरी जिंदगी में केवल परेशानी बढ़ी है। मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए ही हूँ राजकुमारी। सेवा? तुम्हारी सेवा ने हमेशा मुझे परेशानी दी है। तुम्हारी जैसी दासी तो किसी काम की ही नहीं होती। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं,
लेकिन फिर भी वही गलती बार बार करते हैं। मैं कभी जानबूझकर कोई गलती नहीं करती हूँ राजकुमारी। तो क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम हमेशा सही हो? तुम्हारी नासमझी के कारण ही महल में हर चीज गड़बड़ हो रही है। क्या तुम मेरी हर बात को तंग करोगी? अब से तुम्हें एक भी गलती नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करें राजकुमारी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मधु लक्ष्मी की ओर बढ़ गई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब से तुम सिर्फ मेरे आदेशों के अनुसार चलोगी, नहीं तो मुझे फिर से तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। अपमान से दुखी होकर लक्ष्मी अपने माता पिता से शिकायत करते हुए रोने लगती है। बेटी बेटी लक्ष्मी, सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजकुमारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। क्या है कि वो राजकुमारी है और उनके पिता विक्रम अच्छे इंसान हैं। इतनी बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, ठीक है ना? एक दिन जब लक्ष्मी महल के बागीचे में बैठी थी, तभी एक गरीब भिखारन वहां भीख मांगने आई। बेटी, कुछ खाने को दे दो, मेरा पति भूख से मर रहा है। ये लो, लेकिन आप कौन हैं और ऐसी हालत में क्यों हैं? मेरा नाम चंदा है बिटिया, और मेरे पति का नाम नंदू। किसी समय मेरे पति एक संपन्न किसान थे, लेकिन बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब भीख मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मधु पास खड़े ये सब सुन रही थी। जैसे चंदा वहां से गई, मधु लक्ष्मी को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हें भिखारियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। अगली बार इन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंदा हर दिन भीख मांगने आती रही। उसने लक्ष्मी से कहा कि उसकी सूरत में अपनी खोई हुई बेटी की झलक नजर आती है। बेटी, न जाने क्यों जब तुझे देखती हूँ तो मुझे मेरी बिटिया की याद आ जाती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आपका पुराना अटूट रिश्ता है। आप अपने पति को भी यहाँ लाइए, मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ। बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कल अपने पति को भी लेकर आऊंगी। चंदा ने वादा किया कि अगले दिन अपने पति को लेकर आएगी। अगले दिन लक्ष्मी महल के ऊपरी कक्ष की सफाई कर रही थी। तभी मधु वहां पहुंच गई। जलन और क्रोध में उसने लक्ष्मी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसे यहाँ से हटाना ही होगा, विक्रम को इससे दूर करना ही होगा। मधु ने बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मी को छत से धक्का दे दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके माता पिता पूजा और रामू उसी समय महल में आए थे। अपनी बेटी को मृत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मी, मेरी बेटी, अरे ये किसने किया इसके साथ? लक्ष्मी, लक्ष्मी। तभी वहां चंदा अपने बीमार पति को लेकर आ गई। लक्ष्मी को मरा हुआ देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें मेरी बेटी की झलक है, लेकिन आज इसे खो दिया। बरसों पहले हमारे पति ने हमारी दोनों बेटियों को कूड़े में फेंक दिया था। ये सुनकर रामू और पूजा चौंक गए। रामू ने चंदा को बताया कि उसने बरसों पहले कूड़े में 2 बेटियों को देखा था, जिनमें से एक को उसने गोद लिया था। वो बच्ची लक्ष्मी थी। इत्तेफाक से जमींदार और उसकी पत्नी मधु का हालचाल लेने महल में आए हुए थे। वो सारी बातें सुन रहे थे। हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर से एक बच्ची उठाई थी। हमने उसी का नाम मधु रखा था। मधु महल की छत पर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। खुद को रोक नहीं पाई और वो भी फूट फूट कर रोने लगी। और मधु रोते हुए उन सब के सामने हाथ जोड़कर बोली,
मैंने अपनी सगी बहन लक्ष्मी को मार डाला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नंदू जो पास खड़ा था ये सब देख रहा था। अपने फैसले पर पछताने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी वहां पर राजकुमार विक्रम आ पहुंचा और उस दृश्य को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा। मधु अपने पति राजकुमार विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे नहीं पता था कि लक्ष्मी मेरी सगी बहन है। राजकुमार विक्रम के लिए ये दृश्य काफी भावुक था। राजकुमार नंदू की ओर देखकर बोला, देखा नंदू, पुत्र हो या पुत्रियां, सब भगवान की ही देन होती है। अरे तुमने इतना बड़ा पाप किया। तुमने अपने दोनों पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, और ऐसा करते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? बोलो। तुम्हारे लिए भगवान ने यही सजा चुनी। तुम्हारे पास जीवन भर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और मधु, तुम्हें बाद में पता चला कि लक्ष्मी तुम्हारी सगी बहन है, इसीलिए तुम्हारी आंखों में आंसू है। लक्ष्मी तुम्हारी बहन नहीं होती तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की मौत से कोई दुख नहीं होता, और तुम्हारे जैसी पत्नी की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, और चाहता तो मैं तुम्हें लक्ष्मी की हत्या के जुर्म में तुम्हें जीवन भर कारागार में डाल सकता था। तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि तुम जीवन भर अपनी करनी और पछताते रहो और आंसू बहाते रहो। निकल जाओ यहाँ से। इतना बोलकर राजकुमार विक्रम महल के अंदर चला गया। नंदू, पूजा और राम और चंदा ने मिलकर लक्ष्मी का अंतिम संस्कार कर दिया। जमींदार और उसकी पत्नी ने मधु को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। मधु जंगलों की ओर चली गई और सारा जीवन अपने किए पर पछताती रही। जमींदार और उसकी पत्नी सारा जीवन ये सोचकर पछताते रहे कि उन्होंने मधु जैसी कन्या क्यों पाल पोस कर बड़ी की, और वो भी उम्र भर अपने गलत फैसले पर पछताते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।